मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। अभी भी किसी को समझ आता है क्या कारण था कि आजादी के कई वर्षों तक बजट शाम को 5 बजे आता था? किसी ने सोचा नहीं, बस 5 बजे चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? 5 बजे इसलिए बजट चलता था कि यूके की पार्लियामेंट के टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से शाम को 5 बजे बजट आया। अब हमने उसको ही चालू रखा। और हम बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है। आपके पास घड़ी है तो देख लीजिए। उसी प्रकार से हाँ, ये दिखाने के लिए, ताकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं पड़ता। अब अटल जी की सरकार आई, तब समय बदला गया। हमारा भी प्रयास है। और जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने भी बजट के समय के संबंध में कमेटी बनाई थी, उसका विस्तृत रिपोर्ट है। और आप भी चाहते थे कि भाई ये समय बदलना चाहिए, और उन्होंने जो प्रपोजल दी है हमने उसी को पकड़ा है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अलग है। आप चाहते नहीं थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उस प्रायोरिटी में नंबर कब लगेगा? तो इसलिए जो बातें आपके समय हुई है उन बातों को ये बड़े गर्व से कहना चाहिए आपको। फायदा उठाइए ना, ये तो हमारे समय हुआ था। अब ये भी आप भूल जाते हैं। चलो, मैंने याद दिला दिया, आप इसका भी लाभ दीजिए। रेलवे के संबंध में भी विस्तार से चर्चा जब बजट की होगी, लेकिन एक बात हम समझे कि 90 साल पहले जब रेल बजट आता था तब ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रमुख मोड सिर्फ रेलवे था। आज ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बनी है, और इकलौता रेलवे नहीं है, कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के मोड है। जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रांसपोर्ट इस विषय को जोड़ करके नहीं चलेंगे तो हम समस्याओं से जूझते रहेंगे। और इसलिए मुख्य धारा में रेलवे व्यवस्था भी रहेगी, उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन को कोई तकलीफ नहीं है, उसकी स्वतंत्रता तो को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सोचने के लिए सरकार एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव हर प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखना शुरू करे, आवश्यक है। और हमने जब से आए, हमने रेलवे में बजट में बदलाव किया है। आप जानते हैं कि पहले बजट में हमारे गौड़ा जी ने बताया था कि करीब 1500 घोषणाएं हुई थी, और कौन मजबूत है, कौन हाउस में ज़्यादा परेशान करता है, उसको ध्यान में रख करके, उसको खुश रख करके एक चीज़ बोली दी जाती थी। वो भी ताली बजा देता था, अपने इलाके में जाके बता देता था ये काम हो गया। हमने देखा साहब 1500 ऐसी चीज़ें हुई थी जिनका कागज पर ही मोक्ष हो गया था। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? मैं जानता हूं इससे राजनीतिक दृष्टि से हमें नुकसान होता है, लेकिन किसी ने तो जिम्मा लेना पड़ेगा। देश में जो गलत चीजें डेवलप हो चुकी हैं उसको हम रोकें। और ब्यूरोक्रेसी को सूट करता है जी, ऐसी चीजों को सूट करती हैं कि राजनेता ताली बजा दे, वो उनकी गाड़ी चलाते रहे। मुझे नहीं चलानी है जी। देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं के लिए फैसले लेने हैं, अच्छे फैसले लेने का प्रयास है, अच्छी तरह करने का प्रयास है, और इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको काम को कर रहे हैं। एक विषय नोटबंदी का आया। पहले दिन से ये सरकार कह रही है हम नोटबंदी पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन
आप लोगों को लगता था कि टीवी पर कतार देखते हैं तो कल कभी न कभी कुछ हो जाएगा, फिर देखेंगे। आपको लग रहा था कि इस समय चर्चा करने से शायद मोदी फायदा उठा जाएगा, और इसलिए चर्चा के बजाय आपको टीवी बाइट देने में ही इंटरेस्ट था, इसलिए चर्चा नहीं हुई। अच्छा है, इस बार आपने थोड़ा बहुत स्पर्श किया है। और Nothing. Only Prime Minister statement. Nothing. 14 days बर्बाद किया आपने सदन को। कितना बड़ा बदलाव आया है, और मुझे विश्वास है कि जो बारीकी से चीजों का अध्ययन करते हैं, अब तक उनका ध्यान नहीं गया है, तो मैं चाहूंगा कि उनका ध्यान जाए। 2014 के पहले का वक्त देख लीजिए, 2014 मई के पहले का, वहां से आवाज उठती थी कि कोयले में कितना खाया, 2G में कितना गया, जल करप्शन में कितना गया, वायु करप्शन में कितना गया, आसमान के करप्शन में कितना गया, कितने लाख गए, यही वहां से आवाज आती थी। कि मेरे लिए कितनी खुशी की खबर है कि जब वहां से आवाज आती थी, मोदी जी कितना लाए, कितना लाए, कितना लाए, तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही कितना लाए। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है? इससे बड़ा जीवन का, यही तो सही कदम है, यही तो सही कदम है। दूसरा, हमारे खड़गे जी ने कहा कि काला धन हीरे जवाहरात में है, सोने में है, चांदी में है, प्रॉपर्टी में है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सदन जानना चाहता है, ये ज्ञान आपको कब हुआ? क्योंकि इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भ्रष्टाचार का प्रारंभ नगद से होता है, उसकी शुरुआत नगद से होती है, परिणाम में प्रॉपर्टी होती है, परिणाम में ज्वेलरी होती है, परिणाम में गोल्ड होता है, शुरुआत नगद से होती है। दूसरा, आपको मालूम है कि यही बुराइयों के केंद्र में है, बेरावी प्रॉपर्टी है, जवाहरात है, गोल्ड है, चांदी है। जरा आप लोग बताइए, 1988 में जब समान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था, दोनों सदन में आपके पास था। पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था, आप ही आप थे, कोई नहीं था। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया? क्या कारण था उसको दबाव कर? अगर उस समय नोटिफाई किया होता तो जो ज्ञान आज आपको हुआ है, 26 साल पहले की स्थिति थोड़ी ठीक थी, देश बहुत जल्दी साफ सुथरा होने की दिशा में एक काम हो जाता। वो कौन लोग थे जिनको कानून बनने के बाद ज्ञान हुआ कि अब कानून दबाने में फायदा है? वो किस परिवार? आप इससे बच नहीं सकते। आप
किसी का नाम दे करके बच नहीं सकता। आपको जवाब देना पड़ेगा देश को। जो ज्ञान आज हुआ है, और ये सरकार है जिसने नोटबंदी से पहले पहला कदम उनके खिलाफ उठाया है, कानून बनाया है। और मैं आज इस सदन के माध्यम से भी देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप कितने ही बड़े क्यों न हो, गरीब के हक का आपको लौटाना पड़ेगा। और मैं इस रास्ते से पीछे लौटने वाला नहीं हूं। मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस देश के गरीबी के मूल में, इस देश में गरीबी के मूल में देश के पास प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं थी, देश के पास मानव संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग पनपा जिन्होंने लोगों के हक लूटते रहे। उसी का नतीजा है कि देश जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाया। आप कहते हैं कुछ लोग जियो के बारे में बोलिए। उसकी जिनकी एजेंसी होगी वो बोलेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कौन है, क्या है? You cannot be disturbing the house like this. Please take your seat. No, you cannot be disturbing like this. Nothing is, आप चिंता मत हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को बैठ जाइए भाई। Nothing is going on record. Please, please. इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है, बस गलत एक समांतर अर्थव्यवस्था डेवलप हुई थी। और ऐसा नहीं है, ये काम भी आपके संज्ञान में भी पहले भी आया था। ये विषय आप ही की सरकार की, आप ही की कमिटियों ने भी आपको सुझाया था। जब इंदिरा जी राज करती थी तब यशवंतराव जी चौहान ये विषय लेकर के उनके पास गए थे, और तब जाकर के उन्होंने कहा था कि क्यों भाई कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ने का। आपको निर्णय गलत नहीं था, चुनाव का डर था। हमें चुनाव की चिंता नहीं है, देश की चिंता है, इसलिए हम निर्णय किए। और ये बात निश्चित है, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कोई भी व्यवस्था में कैश कितना, चेक कितना, एक कारोबार डेवलप हो चुका है और एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बना है। जब तक आप उसको गहरी चोट नहीं लगाओगे तब तक स्थिति से बाहर नहीं आओगे। और इसलिए हमने जो फैसले किए हैं, आपने किस प्रकार से देश चलाया। ऐसा लगता है कि कुछ दलों के दिलो दिमाग में चारवाक का मंत्र उनके जिंदगी में बहुत काम आ गया है। उन्होंने चारवाक के ही मंत्र को लेकर के शायद, और तभी जाकर के कोई अंग्रेजी कवि को उल्लेख करते हुए ये भी कह देते बड़े बड़े व्यक्ति कि मरने के बाद क्या है, क्या देखा है। अभी तो चारवाक का तत्व ज्ञान है। मैं उस सदन में जाऊंगा तब इसका उल्लेख बराबर डिटेल में करूंगा। लेकिन चारवाक कहते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, हाँ? जब तक जियो मौज करो। चिंता किस बात की?
कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार के लिए घी कहा भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने, वहां संस्कार थे, तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो कुछ और पीने की चर्चा करनी पड़ती। लेकिन इस प्रकार की फिलॉसफी से कुछ लोगों को लगता है कि जब अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी तो आपने ऐसे समय ऐसा निर्णय क्यों किया। ये बात सही है। आप जानते हैं, अगर आपको कोई बीमारी हो और डॉक्टर कहता है भी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन बहुत जरूरी है, फिर भी वो कहता है पहले भाई शरीर ठीक करना पड़ेगा, डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ेगा, ढीकना कंट्रोल करना पड़ेगा, 7-8 दिन और मशवरा, फिर बाद में ऑपरेशन करते हैं। जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है ऑपरेशन करना नहीं पसंद करता डॉक्टर, कितनी भी गंभीर स्थिति है। डीमोनेटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। ये तब सफल होता है ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत थी। और इसी समय दूसरा, इसका समय, ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है। इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। और आप देखिए, हमारे देश में साल भर में जितना व्यापार होता है, करीब करीब उतना ही व्यापार दिवाली के दिनों में हो जाता है। यानी 50% दिवाली के दिनों में, 50% साल भर। एक प्रकार से पूरा उद्योग, व्यापार, किसानी, सब काम दिवाली के आसपास उसकी पीक पर पहुंच जाता है। उसके बाद नेचुरल लल पीरियड हमारे देश में हमेशा होता है। दिवाली के अलावा दुकानदार भी 15-15 दिन बंद रख करके बाहर चले जाते हैं, लोग अपने आप घूमने। ये प्रॉपर टाइम था कि जबकि सामान्य कारोबार ऊंचाई पर पहुंच गया है, उसके बाद अगर 15-20 दिन दिक्कत होती है और फिर 50 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं आज देख रहा हूं कि जो मैंने हिसाब किताब कहा था उसी प्रकार से गाड़ी चल रही। और इसलिए आप ये भी जानते हैं, आप ये जानते हैं, एक जमाना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मर्जी पर, एक समय था जब देश में इनकम टैक्स अधिकारी मनमर्जी पड़े वहां जाकर के धमकते थे। और बाकी क्या होता था, पुराना इतिहास को जो दोहराने की जरूरत नहीं है। नोटबंदी के बाद सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, कहां से आया, किसने लाया, कहां रखा। अब उसमें से टॉप नामों को टेक्नोलॉजी के द्वारा, डाटा माइनिंग के द्वारा निकाल दिए गए हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को कहीं जाना नहीं है, सिर्फ SMS करके पूछना है कि भाई जरा बताइए डिटेल क्या है। आप देखिए, किसी प्रकार का अफसरशाही के बिना जिसको भी मुख्य धारा में आना है उसके लिए एक अवसर प्राप्त हो चुका है। और मैं मानता हूं इससे बहुत क्लीन इंडिया, जैसे स्वच्छ भारत का मेरा अभियान चल रहा है, वैसा ही आर्थिक जीवन में स्वच्छ भारत का अभियान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बेनामी संपत्ति का कानून पास हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। और जैसा खड़गे जी ने कहा, वहीं पर सब कुछ है। अच्छा सुझाव आपने दिया है, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। और जो भी सुन रहे हैं वो भी समझे और उसके प्रावधान पढ़ लें कि कितना बड़ा कठोर कानून है। जिसके पास भी बेनामी संपत्ति है उनसे मेरा आग्रह है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरा पूछ ले आखिर के प्रावधान क्या है। और इसलिए
मेरा सबसे आग्रह है कि मुख्य धारा में आइए, देश के गरीबों का भला करने के लिए आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। जहां जहां कभी कभी लगता है कि ये निर्णय अचानक हुआ क्या, मैं जरा जानकारी देना चाहता हूं। जिस दिन हमारी सरकार बनी, सबसे पहला काम किया कैबिनेट में एसआईटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और लंबे अरसे तक लटका पड़ा था कि विदेश के काले धन के लिए एसआईटी बनाओ, हमने बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस प्रकार से बनाई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्या कहा था? 26 मार्च 2014, since 1947 for 65 years nobody thought of bringing the money stays away in foreign banks to the country. The government has failed in its role for 65 years. This court feels that you have failed in your duty, and so it gives an order for the appointment of the committee headed by former judges of this court. 3 years have passed, but you have not done anything to implement the order. What have you done? Except for filing one report, you have done nothing. ये 24 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को कहा है। वही तो मैं कह रहा था, वो जमाना था तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही है कितना आया, और आके रहेगा, आते रहेगा। आप देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक देखिए, विदेश में जमा काले धन